नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछले ई क्लास में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा की थी और समझा था कि न्याय सिद्धांत के बारे में प्लेटो किस प्रकार का न्याय सिद्धांत बताता है। और उसकी मोटी मोटी बात ये थी कि जो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में या जिस प्रकार के गुणों में पारंगत है उसको उसी तरह का कार्य करना चाहिए और बिना किसी दूसरे के कार्यों में कोई बाधा या हस्तक्षेप नहीं करे। इसी को प्लेटो न्याय कहता है। आज हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो रिपब्लिक में बहुत अच्छे से उसने इसका उल्लेख किया है और शिक्षा के महत्व को भी उसने समझाया है कि शिक्षा का क्या महत्व है। और रिपब्लिक में शिक्षा के बारे में इतना अच्छा लिखा है, इसी कारण रूसो ने इसको रिपब्लिक के बारे में कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक बीमारी को दूर करने का मानसिक उपचार भी है, ये प्लेटो का मानना है। और ये सही भी है कि शिक्षा से मानव का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का निर्माण अच्छे से कर सकता है। और प्लेटो मानता था कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नागरिकों का चरित्र उच्च होना चाहिए। नागरिकों के उच्च चरित्र का निर्माण शिक्षा द्वारा ही संभव है और ये बिल्कुल सही है। अगर किसी राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र उत्तम है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो उस देश का भविष्य भी श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा और विकसित होगा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था की विस्तार से व्याख्या करने से पहले यूनान में प्रचलित जो शिक्षा व्यवस्था थी उनके बारे में बताया है। पहले वहाँ उस समय दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उस समय वहाँ प्रचलन में थी। पहली थी एथेंस की शिक्षा व्यवस्था और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। हम पहले शिक्षा व्यवस्था के जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में प्लेटो का कहना है कि एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मतलब एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें परिवार द्वारा ही शिक्षा की व्यवस्था करनी होती थी, राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप या उसका कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं था। इसके 3 स्तर थे, जो प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर और शिक्षा का उच्च स्तर। हम पहले प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे जो एथेंस में प्रचलित थी। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की थी। इस उम्र में पढ़ना लिखना और प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन व संगीत शिक्षा तथा व्यायाम पर जोर दिया जाता था। ये शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था थी। ये परिवार का निजी कार्य भी था, लेकिन इसकी व्यवस्था समाज द्वारा निःशुल्क थी। माध्यमिक शिक्षा दूसरे प्रकार, जो दूसरी त्रिस्तरीय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका दूसरा स्तर है माध्यमिक शिक्षा। दूसरे स्तर की इस शिक्षा को धन देकर दार्शनिकों के निर्देशन में रहकर 14 से 18 वर्ष तक प्राप्त की जाती थी। इस उम्र में भाषण व राजनीति का ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा का तीसरे स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो है शिक्षा का उच्च स्तर। ये 18 से 20 वर्ष तक की आयु का था। इस 2 वर्ष की शिक्षा अवधि में विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी।
सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही पूर्ण नागरिक अधिकार दिए जाते थे या प्राप्त होते थे। एथेंस की यह शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, किंतु एथेंस में शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होता था। अब जो दूसरे प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जो यूनान में या प्रचलन में थी वो थी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था एथेंस से पूर्णतया अलग व राज्य द्वारा दी जाती थी। इस एथेंस में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो परिवार का निजी कार्य था, लेकिन स्पार्टा में इसके विपरीत यह पूरी तरह से राज्य के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। स्पार्टा चारों तरफ से विरोधी राज्यों से घिरा होने तथा सदैव आक्रमण के भय से ग्रस्त होने के कारण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य था। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा आवश्यक थी, जिससे कि उनकी संतान बलवान एवं बुद्धिमान हो। स्पार्टा में 7 वर्ष की उम्र से ही बालक को परिवार से अलग कर दिया जाता था और उसकी प्रतिभा, योग्यता व रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती थी, किंतु शिक्षा का स्वरूप मुख्य रूप से सैनिक शिक्षा का था, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक राजनीतिक व्यवस्था या आवश्यकता उसी प्रकार की थी, क्योंकि उसके चारों तरफ उसके शत्रु राज्यों का साया रहता था। इस प्रकार से इन दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं की संक्षिप्त में हमने समझा कि किस प्रकार की तत्कालीन समय में शिक्षा व्यवस्था यूनान में प्रचलित थी। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एथेंस व स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों से अनेक गुण अपनी शिक्षा योजना में शामिल किए और दोनों की शिक्षा पद्धतियों के दोषों को दूर करने की कोशिश की। प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा से व्यक्ति के पूर्ण विकास का विचार ग्रहण किया तथा स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से यह बात सीखी या अपने सिद्धांत में रखी कि शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए। अब हम समझेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी। ये जो सबसे पहले की चर्चा थी ये थी यूनान में जो तत्कालीन समय में प्रचलित शासन व्यवस्था थी। कुछ राज्य द्वारा, कुछ राज्यों में निजी परिवार का काम है और कुछ में सैनिक शिक्षा पर जोर, किसी में व्यायाम शिक्षा पर जोर। अब प्लेटो अपना शिक्षा प्लान बताता है। प्लेटो की शिक्षा योजना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो शिक्षा की कोई उम्र नहीं निर्धारित करता है। उसका मानना है कि व्यक्ति को जीवन पर्यंत कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करते रहने चाहिए और व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही होनी चाहिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, ये शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से रखी गई है और 6 से 20 वर्ष की आयु तक चलती है। 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को 2 प्रकार की शिक्षा योजना बताता है, व्यायाम और संगीत। जो प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें 6 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक चलने वाली एक शिक्षा की योजना बताता है और इसमें भी 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत पर जोर देता है। प्लेटो ने व्यायाम और संगीत इन दोनों को ही व्यापक अर्थों में माना है। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत ही नहीं करना, वरन शारीरिक विकास के साथ साथ साहस व वीरता के मानसिक गुणों को भी विकसित कर चरित्र निर्माण करना बताया है। संगीत जो दूसरे प्रकार की शिक्षा थी व्यायाम के अलावा 18 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों के लिए, वो थी संगीत पर जो जोर दिया है उसकी। संगीत मन की शांति व शिक्षा के लिए आवश्यक है और ये बात सही है कि संगीत से मनुष्य का चित्त शांत रहता है, वो प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन में ही या शांत मन में ही अच्छे विचार और अच्छे ज्ञान स्रोत जागृत हो सकते हैं।
संगीत शब्द का प्रयोग भी प्लेटो ने व्यापक अर्थों में किया है। इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता पाठ को आदि को सम्मिलित किया है। 18 वर्ष की आयु तक संगीत व व्यायाम की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 2 वर्ष तक यानी 20 वर्ष तक साहस व अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। 18 वर्ष की उम्र के बाद 2 वर्ष की शिक्षा योजना जो बताई है प्लेटो ने अपने शिक्षा योजना में, वो साहस और अनुशासन पर जोर देने की बताई है और इसमें सैनिक शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। दूसरा जो स्तर उच्च शिक्षा का प्लेटो ने बताया है, प्लेटो की शिक्षा योजना में प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए होगी, किंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है। 20 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों की बौद्धिक एवं क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण या फेल होने वाले विद्यार्थी देश के सैनिक व उत्पादक वर्ग का काम करेंगे। ये पहले प्लेटो ने समाज के 3 वर्ग बताए हैं, संरक्षक, शासक और उत्पादक वर्ग। उनमें से ये जो फेल हो जाएंगे 20 वर्ष की शिक्षा की जो परीक्षा होगी उसमें जो फेल हो जाएंगे वह सैनिक व उत्पादक वर्ग का कार्य करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चयन निष्पक्ष भाव से किया जाएगा तथा इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं कुल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए ही होगी और इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग ले सकते हैं। इसके पाठ्यक्रम में गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिशास्त्र और दर्शन शास्त्र को शामिल किया गया है। गणित प्लेटो का प्रिय विषय था और इसी कारण से अपने शिक्षा अकादमी के मुख्य द्वार पे भी उसने ये लिखवा रखा था कि ज्योमिति से अपरिचित व्यक्ति इस अकादमी में प्रवेश ना करे और इसे वह दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता है। गणित को अधिक महत्व देने के कारण ही उसकी अकादमी के मुख्य द्वार पर, जो मैंने पहले बताया, द्वार पे लिखा हुआ था कि ज्योमिति या गणित की एक शाखा से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। उच्च शिक्षा 10 वर्ष की होगी और 30 वर्ष की आयु में एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे और सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाएगी। इस 5 वर्ष की शिक्षा में दर्शन पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन 35 वर्ष तक की यह शिक्षा भी अपूर्ण मानी गई क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को शारीरिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। अतः इसके लिए 35 से 50 वर्ष तक 15 वर्षों की एक शिक्षा की व्यवस्था करता है जिसमें जीवन की कठिनाइयों को झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 50 वर्षों तक लगातार जीवन की सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति या दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी होंगे। इस क्लास में हम केवल उसके शिक्षा सिद्धांत को ही समझे हैं। आगे की ई क्लास में हम आगे का जो उसकी शिक्षा प्लान की जो विशेषताएं थी उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। विषय का महाविद्यालय में कुछ समय सारणी को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। मुझे बीए पार्ट 3 पास कोर्स के ई सेक्शन से उठाकर ऑनर्स बीए पार्ट 3 पेपर 9 जो कि पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास है वो है, उसमें भी यही विचारक हैं जिनका वीडियो जिसके बारे में जिसकी ई क्लास पहले भी हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।